सो गाइस दिस इज विशाल गुप्ता और आज के इस वीडियो में हम कश्मीर घाटी से स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमारा 2 लेक्चर हो चुका था जिसमें हम हिमनद के बारे में और हिमालय पर्वत के बारे में कुछ देखा था। आज ये हमारा 3rd लेक्चर है और आज से हम कश्मीर घाटी स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए कश्मीर घाटी में हम देखते हैं कि कश्मीर घाटी में क्या क्या यहाँ पे देखने को मिलता है। तो सबसे पहले समुद्र तल से 1850 मीटर की ऊंचाई पर पर्वतों से घिरी है। ये तो आपको पता ही होगा कि जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो कितना है, 1850 मीटर की ऊंचाई पर कश्मीर घाटी पर्वतों से घिरे हुए, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि जो कश्मीर घाटी है वो हिमालय पर्वतों के बीच में स्थित है जिसे झेलम घाटी भी कहते हैं। और ये लगभग 125 मीटर लंबी और 32 किलोमीटर चौड़ी है। ठीक है, तो ये 135 किलोमीटर लंबी है और 32 किलोमीटर चौड़ी है। इस पर्वत मध्य मैदान का निर्माण झेलम नदी के द्वारा हुआ है। लेकिन यह भी आवश्यक बात है कि पर्वतों के मध्य इतने बड़े मैदानी क्षेत्र का निर्माण कैसे हुआ। अब ये चीज़ तो है ना कि अगर 135 किलोमीटर देखा जाए तो ये छोटा सा किलोमीटर नहीं होता, छोटा सा दूरी नहीं होता। और इतना लंबा दूरी, इतना लंबा जो रास्ता है वो आखिर 2 पर्वतों के बीच में कैसे स्थान बना, इसके बारे में भी तो हमें जानना चाहिए। तो वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ कभी एक झील हुआ करता था, राइट। और एक बार भूकंप के कारण पहाड़ के फटने से झील का जितना भी पानी था वो सारा पहाड़ के नीचे चला गया। पर्वत जो हमारा है हिमालय पर्वत उसके नीचे चला गया। किसके कारण? तो भूकंप के कारण वो नीचे चला गया और उसके नीचे जो मिट्टी था वही बच गया और उसी पे हमारा क्या हो गया, ये झेलम नदी निकला। झील का पानी झेलम नदी में बन गया और वो इसी तरीके से कश्मीर घाटी यहाँ पे। और कश्मीर का राजधानी आपको बता दूं श्रीनगर है और डल झील के किनारे ये बसा हुआ है। ठीक है, अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विश्वविख्यात कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सैलानियों का एक प्रमुख केंद्र रहा है। आपको पता ही है कि कश्मीर हमारे लिए कितना प्रमुख है और इसका सौंदर्य तो आपको पता ही होगा। इसे हम भारत का स्वर्ग भी कहते हैं कश्मीर घाटी को। ठीक है, तो भारत में आने वाले जितने भी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का भारी संख्या में यहाँ पे आते हैं कश्मीर को देखने के लिए। और वो डल झील में तैरते नाव पे, जिसका हाउस बोट कहते हैं, ये आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो, इसका हम बात कर रहे हैं। ये हाउस बोट है डल झील के ऊपर। ये आपको डल झील यहाँ पे देखने को मिलता है, राइट। और यहाँ से कृषि के अलावा जो अगर हम बात करें तो कालीन उद्योग भी, अखरोट की लकड़ी के फर्नीचर, बुनाई, कश्मीरी पश्मीना शाल, केसर यहाँ पे उगाया जाता है। और ये यहाँ के लोगों का प्रमुख उद्योग धंधे हैं। यहाँ के लोग यही काम करते हैं। यहाँ पे कृषि भी की जाती है, लेकिन कृषि के अलावा ये काम यहाँ पे किया जाता है। अब हम बात करते हैं करेवा के बारे में। तो करेवा क्या होता है? तो कश्मीर घाटी ऊंची पहाड़ियों से घिरा है, ये सब तो आपको पता ही है। इसका धरातल तस्त्रीनुमा है, जैसा कि आप चित्र 2.5 में देख सकते हैं। हजारों साल पहले, आज की बात नहीं कर रही है, हजारों साल पहले की बात है। यहाँ बहुत बड़ी झील थी जिसके बारे में अभी हमने ऊपर देखा था, और जिसमें चारों तरफ की पहाड़ियों से कई नदी नालों का पानी बहकर आता था। ये नदी नाले अपने साथ लाए अवसाद को कई सालों तक झील में जमा किए रहे और ये अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया के द्वारा पीर पंजाल श्रेणी ऊपर उठने लगी, जिससे झील का पानी बाहर निकल गया। अब ये बताओ, ये हमारे पास झील है, राइट। ये हमारे पास झील है और यहाँ से इधर पूरा पर्वत है। यहाँ से जब वहाँ का पानी आएगा, मिट्टी आएगा, तो ये झील भरने लगेगा। और ये जब झील ऊंचा होते जाएगा तो यहाँ का पानी सब क्या हो जाएगा, निचले वाले इलाके में हटने लगेगा। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि जैसे ही उसका हाइट बढ़ने लगा तो जो यहाँ का पानी था वो निचले इलाकों में बहने लगा, पीर पंजाल श्रेणी ऊपर उठने लगा। और जो झील का पानी था वो पहाड़ी करारों में सीढ़ीनुमा खेत बना के वो जब वहाँ से निकलने लगे। और यहाँ की क्षेत्रीय जो भाषा है, हम कहाँ की बात कर रहे हैं तो आपको पता है हम कश्मीर की बात कर रहे हैं। और यहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा है इसे वुद्रा भी कहते हैं। ये चीज़ आप याद रखना, एग्जाम में ये चीज़ पूछे जाते हैं। और इस सीढ़ीदार भूमि पर बेशकीमती केसर और जाफरीन की खेती की जाती है। मतलब कि अगर हम बात करें कि कश्मीर वासी क्या क्या उगाते हैं, खेती करते हैं, तो एक जो है हमारे पास बेशकीमती केसर, और यहाँ पे बता रहा है कि जाफरीन। जाफरीन क्या होता है? वो चीज़ आप देखे होंगे घर में हमारे, जब बचपन में किसी बच्चा अगर होता है तो उसको यहाँ पे पिलाया जाता है। उसी को, जो जाफरीन छोटा सा होता है, कि गोला होता है छोटा टाइप का, उसी को हम बोलते हैं जाफरान। ठीक है, उसके बाद केसर के फूल के वतिकाग्र को अलग किया जाता है तथा इसका उपयोग कई औषधियों के लिए तथा जायकेदार खाना बनाने के लिए भी किया जाता है। ये सब चीज़ आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। तो इतना हम पढ़े किसके बारे में? तो हम अभी तक कश्मीर के बारे में पढ़ रहे थे, जो कि आपको पता है कि हिमालय के घाटियों के बीच में स्थित है। 135 किलोमीटर लंबा ये एरिया है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं लद्दाख के बारे में। लद्दाख क्या है? तो अभी आपको पता होगा कि अभी अभी लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश बना है।
ठीक है, तो लद्दाख के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो जम्मू और कश्मीर राज्य के पूर्व भाग में एक शीत मरुस्थल लद्दाख स्थित है। किधर है? तो पूर्वी भाग में। अगर यहाँ पे हमारे पास जम्मू कश्मीर है तो ये इसका पूर्वी भाग हो गया और यहाँ पे आपको लद्दाख देखने को मिलेगा। ये एरिया जो है उसको हम लद्दाख बोलते हैं। ये थार की तरह गर्म मरुस्थल नहीं है बल्कि शुष्क और ठंडा है। ये मरुस्थल मतलब गर्म मरुस्थल नहीं है, यहाँ पे शुष्क और ठंडा एरिया है। पथरीली ज़मीन और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच दूर दूर तक फैला बर्फ़ का सूखा मैदान है, जहाँ नाम मात्र की होती है। जहाँ पे जो वर्षा होती है वो नाम मात्र की बस होती है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये जो जास्कर घाटी में पेंजिला नदी के किनारे पहाड़ी ढाल पर 80 घरों का गांव है। ये जास्कर घाटी में पेंजिला नदी के किनारे, पेंजिला नदी है उसके किनारे ही लद्दाख जो है 80 घरों का एक गांव है। ज़्यादा बड़ा गांव तो नहीं है, वहाँ पे बस 80 घर ही आपको देखने को मिलेगा। इस गांव में उपजाऊ भूमि पर ही पत्थर, गारे और ईंटों से बने छोटे छोटे घर मौजूद हैं। इन घरों को खंगपा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन घरों को क्या नाम से जाना जाता है? तो आपको पता है कि इन घरों को खंगपा के नाम से जाना जाता है। इनकी छतें जो हैं, छत वो सपाट होती हैं। ठीक है, क्योंकि अब वर्षा होती नहीं है तो ढालनुमा तो हमें बनाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वर्षा होती है वहीं हम ढालनुमा बनाते हैं ताकि पानी नीचे गिर जाए। लेकिन आपको पता है कि लद्दाख में वर्षा होती नहीं है, तो हम यहाँ पे जो छतें हैं वो सपाट बनाया जाता है। सपाट छतों का उपयोग पशुओं का चारा जमा करने के लिए भी हम करते हैं और ये भौगोलिक परिस्थितियाँ इनका कठोर है और यहाँ के लोग मिलजुल कर एक छोटे से समूह में रहते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पे पता है। किम के गांव में लोग साल भर गर्म कपड़े पहनते हैं जिसे गोंचा कहते हैं। गोंचा के नाम से जाना जाता है और वो जो है केवल गर्म कपड़े पहनते हैं क्योंकि वहाँ पर ठंडी बहुत अधिक होती है। और यहाँ की जलवायु जो है शुष्क नहीं है बल्कि गांव में पानी की कमी भी है और जो बर्फ़ से जमी हुई नदी यहाँ पे चले जाती। ठीक है, सर्दी के महीने में गांव के पास पेंजिला नदी जम जाती है और लोग उस पर चलते हैं। सर्दी की जब वहाँ पे ठंडी होती है सर्दी के समय पे, तो वो जो पेंजिला नदी मैंने आपको बताया था उसका पानी जो है बर्फ़ के कारण पूरा जम जाता है और लोग उस पर आना जाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ के जीवन की परिस्थितियाँ छत्तीसगढ़ से बिल्कुल ही भिन्न है। अब आपको पता है कि छत्तीसगढ़ का जीवन कैसा है। यहाँ पे वर्षा भी होती है, हल्का ठंडी भी होती है, ठीक है, गर्मी भी होती है। लेकिन वहाँ जो हम लद्दाख देख रहे हैं वहाँ का जो परिस्थिति है वो छत्तीसगढ़ से बिल्कुल ही भिन्न है। ये चीज़ यहाँ पे बताने को बोल रहा है। खेती तो होती है पर छोटे छोटे हैं क्योंकि ज़मीन पथरीली और समतल भी नहीं है, इसलिए खेती तो होती है। और आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में खेती अच्छी होती है, लेकिन लद्दाख में खेती क्या बोल रहा है कि खेती होती है बट उतनी अच्छे नहीं होते हैं, छोटे छोटे खेत हैं क्योंकि वहाँ पथरीली और समतल भी ज़मीन नहीं है। ठीक है, और वहाँ का अगर मैं बात करूँ कि क्या क्या लोग उगाते हैं तो मटर, गोभी, आलू, गेहूँ, बाजरा उगाते हैं जो अधिकांश घर में उपयोग होता है, बाज़ार में नहीं बेचा जाता। वो उतना ही उगा पाते हैं जितना उनका डेली यूज़ होता है, वो अपने यूज़ के लिए ही बस उगाते हैं, वो बाज़ार में नहीं बेच पाते। ऐसा कृषि जिसमें केवल इतनी ही उपज होती है जिससे घर की मूल ज़रूरतें पूरी हो सके निर्वाह कृषि कहते हैं। इसी को हम बोलते हैं निर्वाह कृषि। मतलब हम केवल घर का निर्वाह कर पाते हैं, गुजर बसर कर पाते हैं, हम बाज़ार में उसको नहीं बेच पाते। तो आपको याद रखना कि ऐसा खेती जो हम केवल उतना ही उगा पाते हैं जितना हमारा यूज होता है, जितना हम उपयोग में करते हैं, उसको हम बोलते हैं निर्वाह कृषि। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं। तो इस तरीके से लद्दाख के बारे में हमने देखा और क्या क्या वहाँ पे आप देख लेना कि डीमो, जोमो, भेड़ बकरियाँ से दूध निकालकर पनीर और मक्खन बनाया जाता है। ये सब वहाँ के कृषि के अंतर्गत ही मतलब एग्रीकल्चर के अंतर्गत ही आ जाएगा, पशुपालन भी उसी में आता है। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड, यूके, राइट। उत्तराखंड के बारे में बात करते हैं। आपको पता ही होगा उत्तराखंड कहाँ पे स्थित है। अगर हम देखा जाए तो उत्तराखंड आपको उत्तर प्रदेश के उत्तर में दिखने को मिलेगा। नेपाल का यहाँ पे बॉर्डर भी शेयर होता है। तो इस तरीके से उत्तराखंड के बारे में अभी हम देखने वाले हैं। एक पहाड़ी गाँव है जैसा कि आपको पता है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले में, वहाँ पे एक उत्तरकाशी ज़िला है, राइट। उत्तराखंड में एक उत्तरकाशी नाम का ज़िला है और गंगोत्री की ओर जाने वाले रास्ते में, गंगोत्री गंगा नदी का उद्गम को गंगोत्री बोलते हैं, जाने वाले रास्ते में 2500 मीटर की ऊंचाई पर एक गांव है वारसू। ठीक है, वारसू नाम का एक गांव है और एक टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार सड़क लोगों को इस पहाड़ी गांव तक ले जाती है। मतलब कि ये आप देख सकते हो टेढ़ी मेढ़ी सड़क जो कि इस गाँव तक आपको ले जाती है। ठीक है,
इस गांव में केवल 20 से 25 घर हैं। अभी हमने लद्दाख में देखा था कि वहाँ पे 80 गांव थे, लेकिन 80 घर थे, लेकिन हम अभी जो वारसू की बात कर रहे हैं यहाँ पे केवल 20 से 25 ही घर हैं। पहाड़ों पर घर छोटा ही होता है। अब ऑब्वियस सी बात है, ये पहाड़ है, तो हम अगर यहाँ पे बड़ा घर बनाना चाहे तो कैसे बनेगा? समतल तो है नहीं, मैदान तो है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए घर जो होता है वो छोटे छोटे होते हैं ताकि वो अच्छे से संभल सके, राइट। पहाड़ी इलाकों में समतल भूमि की कमी होने के कारण घर ढलानों पर ही बनाए जाते हैं। जैसे ये हमारा अगर पहाड़ है तो ये ढलान पे ही घर बनाया जाता है किसी तरीके से छोटा सा। और जो यहाँ पे खपड़े हैं, खपड़ा के बारे में आप जानते होंगे, पत्थर की पटाल जिसे बोलते हैं, वो यहाँ पे होती है। और घरों की छत सपाट होती है, जैसा कि लद्दाख में भी हमने देखा था। और सर्दियों में मक्का सुखाने और जानवरों का चारा रखने के लिए उसका उपयोग करते हैं छत का, ठीक है। हिमालय पर खेती लायक ज़मीन बहुत ही कम है, क्योंकि आपको पता है कि हिमालय जो है पथरीली एरिया है और वहाँ पे ज़मीन मतलब उपजाऊ ज़मीन बहुत कम है, इसलिए खेती नहीं होती है। हल्की जो ढाल वाली पहाड़ होती है वहाँ पे ही हम केवल खेती कर पाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बहुत ही दूर दूर बस्तियाँ पाई जाती है, जैसा कि बुक में आपको बता रहा है कि अब पथरीली ज़मीन है तो वहाँ पे एक साथ, तो जैसे हम गांव में बसते हैं या फिर शहर में रहते हैं, एक ही पास बहुत सारा ज़मीन रहता है, घर रहता है, तो वैसा वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। वहाँ पे दूर दूर ही घर देखने को मिलता है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो हिमालय के लोग हैं सीढ़ीनुमा खेतों में चावल, मक्का, सब्जियाँ और फल उगाते हैं। पहाड़ी खेतों में अनाज की पैदावार ज़्यादा नहीं होती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन खेतों में सब्जियां बहुत होती है। यहाँ पे सब्जियां आपको बहुत देखने को मिलेगा। ये सीढ़ीनुमा खेत है, जो कि अगर ऐसे हमारा पर्वत है तो यहाँ पे ढलान ऐसे बना बना के सीढ़ीनुमा खेत पे यहाँ पे सब्जियां, चावल, मक्का, फल उगाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आलू, शिमला मिर्च के बारे में तो आपने सुना होगा, और ये सब चीज़ भी यहाँ पे इसी तरीके से सेव, आलू बुखारा, खुबानी, नाशपाती और चेरी जैसे भी फल सब्जियां यहाँ पे उगाया जाता है इसी हिमालय वाले रीजन में, ठीक है। और इसे दूर दूर जाके बाज़ारों में भी बेचा जाता है। और जैसा हमने हिमालय उसमें देखा था लद्दाख में कि वहाँ उतना ही उपजाया जाता था जितना उपयोग लायक है, लेकिन यहाँ पे कुछ बेचा भी जाता है बाज़ारों में जाके। और यहाँ की वन की बात करें तो सदाबहार वन यहाँ पे देखने को मिलता है। हम अगर देखें इस वाले एरिया में तो यहाँ केवल सदाबहार वन आपको देखने को मिलेगा, जो कि एक साथ पत्ते इसके नहीं झाड़ते, मतलब एक एक करके पत्ते अलग अलग समय में झड़ते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अभी किसके बारे में देखा, तो आपको पता है कि अभी हम उत्तराखंड के बारे में पढ़ रहे थे। अब हमारा उत्तराखंड यहाँ पे होता है कंप्लीट। अब हम पशुपालन और लोग के बारे में देखते हैं कि वहाँ के लोग पशुपालन कैसे करते थे। अभी जितने हम पढ़े, कश्मीर पढ़े, लद्दाख पढ़े, उत्तराखंड पढ़े, अब यहाँ हम पशुपालन और यहाँ के लोगों के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ, तो चलिए हम आगे इसमें देखते हैं। तो वारसू गाँव के आसपास के गाँवों में जाट समुदाय, गड़ियारा, आप जानते हैं गड़ियारा क्या होता है? जाट समुदाय के लोग रहते हैं, ठीक है। गरेड़िया हम यहाँ पे बोलते हैं, पाल जो भेड़िया चला, ठीक है, उसको हम बोलते हैं, भेड़ी जो चराते हैं उसको गरेड़िया बोलते हैं, उसी को यहाँ गरेड़िया बोल रहा है। इनका मुख्य व्यवसाय भेड़ और बकरी पालन है। जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको बताया, प्रतिवर्ष गर्मी के दिनों में हिमालय के ऊपरी हिस्से में रसीली और मुलायम घास उगती है। हिमालय का जो सबसे ऊपरी एरिया है ना, ये अगर हिमालय है तो इसका जो ऊपरी एरिया है वहाँ पे रसीली घास उगता है और मुलायम घास यहाँ पे उगता है। इसलिए वे लोग अप्रैल के महीने में अपना घर और छोड़ के हिमालय के ऊपरी पहाड़ों में चले जाते हैं और वहाँ पे ही जब तक गर्मी रहती है तब तक वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। चीन की सीमा तक पहुंच जाते हैं। ऐसे चराते चराते ये कहाँ तक पहुंच जाते हैं? तो चीन की सीमा तक पहुंच जाते हैं। चीन की सीमा कहाँ पास है? तो ये हमारा अगर इंडिया है तो यहाँ इधर चीन है, मतलब ये चराते चराते कहाँ चीन तक भी पहुंच जाते हैं। इनको पता ही नहीं चलता कि ये कब चीन में पहुंच गए, ठीक है। उन्हें पता होता है कि कौन सा पहाड़ भारत की और कौन सी चीन की सीमा में है। हिमालय की स्थलाकृति, वनस्पति और मौसम के बारे में इनका पास बहुत अनुभव व ज्ञान होता है। इन यात्रा में कई बार इन्हें मौसम की भार भी सहनी पड़ती है। मतलब इसको मौसम के बारे में कुछ नॉलेज है, बट कई बार इनको मौसम का प्रभाव भी यहाँ पे सहना पड़ता है। अचानक अगर बारिश हो गया, अचानक मौसम चेंज हो गया तो इनको ये भी सहना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे पशुपालन होता है और यहाँ पे लोग ऐसे रहते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि ठंड में वहाँ बर्फ़ जम जाती है और घास खत्म हो जाती है, तब ये भेड़ें क्या चरती होंगी, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं।
ठंड के दिनों में पशुपालक अपने जानवरों के साथ हिमालय के निचले हिस्सों में आ जाते हैं। निचले हिस्से में ठंड कम पड़ती है और चारा भी मिल जाता है। मतलब अभी जो हम गर्मी के दिनों में जो हिमालय के ऊपरी रीजन में चल गए थे, अब वही ठंड के दिनों में हम नीचे उतर जाएंगे और नीचे आपको पता है कि ठंड थोड़ी कम होती है, तो यहाँ पे घास भी कुछ मिल जाते हैं और यहीं से उनका गुजर बसर होता है। और यहाँ उनके मकान भी होते हैं निचले वाले एरिया में, और वहीं खेती भी करते हैं और ठंड के महीनों में लोगों के घरों में ऊन काटने, कंबल आदि बनाने का काम करते हैं। तो इस तरीके से उनका व्यवसाय भी यहाँ पे स्टार्ट होता है। वो क्या क्या व्यवसाय करते हैं, तो ऊन काटने का काम करते हैं और कंबल बनाने का काम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है कि ठंड में पहाड़ों के निचले हिस्सों में ही चारा क्यों मिलता है, समझाइए। तो हिमालय में रहने वाली कई जनजातियां हैं जो अपने पशुओं के साथ मौसमी प्रवास करती हैं। इनमें प्रमुख है गढ़वाल और कुमाऊं में भेड़िया जनजाति जो भेड़, बकरिया और मवेशी चराती है। कश्मीर में बकरवाल जनजाति केवल बकरियां चराती है। जम्मू, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में मूलतः भैंस चराने वाले गुर्जर, दक्षिण पूर्वी लद्दाख में चंगपा तथा हिमालय में किन्नौर में किन्नौरी इत्यादि जनजातियां हैं। ये जनजातियां आप याद भी कर सकते हो, उतना जरूरी भी नहीं है। ठीक है, अगर हम उद्योग धंधे की बात करें तो हिमालय की ऊंचाइयों पर बर्फ खूब पड़ती है, जिससे पिघलाने के कारण छोटे बड़े नदी नाले ढलानों पर तेजी से बहते हैं। इन नदियों के पानी का उपयोग बिजली उत्पादन में किया जाता है। ठीक है, अब आपको पता ही होगा कि ज़्यादा अगर पानी अगर रहता है जमा होके, तो वहाँ से हम बिजली उत्पादन का भी काम स्टार्ट करते हैं। तो ये इसके उद्योग धंधे में आ जाता है कि बिजली उत्पादन का भी काम किया जाता है, जिससे पन बिजली की मशीन चलती है। ठीक है, और हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में चूना पत्थर भी मिलता है, जैसा कि आपको पता है, और चूने पत्थर के उपयोग से सीमेंट के कारखाने लगाए जाते हैं। तो ये भी इनके उद्योग धंधे में आ जाता है। चूना पत्थर के खदानों और सीमेंट कारखानों में लोगों को रोजगार मिला है। सीमेंट की उपलब्धता के कारण पुल, बांध, घर, पन बिजली केंद्र आदि बनाने में आसानी हो गई है, परंतु यह काम हिमालय पर्वत के पर्यावरण को ध्यान में रखकर नहीं हो पाया है। ठीक है, मतलब वहाँ के जो अभी उद्योग धंधे चल रहे हैं, वहाँ से उनके पर्यावरण पे भी भारी नुकसान देखने को मिलता है। और यहाँ के अगर परंपरागत उद्योग की बात करें तो पुराने हस्तशिल्प जैसे हथकरघे से बने कपड़े व शाल की बुनाई, कासी धागाकारी, लकड़ी की तराशी हुई सजावटी सामान यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इस तरीके से यहाँ के उद्योग धंधे आप देख सकते हो। अब हम बात करें पर्यटन के बारे में, तो आपको पता ही होगा कि जो ठंडी एरिया है वहाँ पे बहुत सारे पर्यटक जाते हैं अपने घूमने के लिए, पर्यटन के उद्देश्य से। तो चलिए हम पर्यटन के बारे में देख लेते हैं। तो पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ वर्षों से पर्यटन व्यवसाय तेजी से फल फूल रहा है। मतलब कुछ वर्षों से यहाँ पे बहुत सारे पर्यटन घूमने के लिए आते हैं। देश और विदेश के लोग हिमालय की प्राकृतिक खूबसूरती का आनंद लेने और धार्मिक स्थलों की यात्रा के लिए यहाँ बड़ी संख्या में आते हैं। उनके ठहरने, खाने पीने के लिए होटल और लाने ले जाने के लिए मोटर टैक्सी आदि से काम आने का व्यवसाय अब तेजी से विकसित हो रहा है। अब जब यही है कि अगर यहाँ पे सपोज ये हमारा पर्यटन स्थल है, यहाँ से लोग आ रहे हैं, तो इन लोगों के रहने के लिए होटल होगा, इन लोगों को ले जाने के लिए कार वगैरह होगा, इन लोगों को घुमाने के लिए कोई यहाँ पे काम करेगा। मतलब कि जितने लोग यहाँ से आएंगे पर्यटन, उतना यहाँ के लोगों को व्यवसाय मिलेगा, यहाँ के लोग बेरोजगार नहीं होंगे, हर एक को काम मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो व्यवसाय है वो यहाँ से बढ़ता है। ठीक है, पर्यटन के कारण। तो इस तरीके से पर्यटन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं भूस्खलन। ये हमारा जो हिमालय वाला अभी टॉपिक चल रहा था 2-3 दिनों से, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है। और उसके बाद फिर एक और टॉपिक है पूर्वी हिमालय, फिर हम मैदान की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, इतना पढ़ने के बाद हम मैदान की ओर चलेंगे। तो ये जो था भूस्खलन कैसे होता है, तो मैंने आपको बताया, पहले दिन से ही मैं आपको बता रहा हूँ कि हिमालय जो है अभी नवीनतम पर्वत है। मतलब ज़्यादा दिन इसको नहीं हुआ है बने हुए। तो जब नवीनतम पर्वत है, मतलब अच्छी तरीके से इसका जो रॉ मटेरियल है या फिर जो पत्थर है वो अच्छी तरीके से जम नहीं पाया है। ठीक है, और बहुत कठोर भी ये नहीं है, जब जमा नहीं है तो कठोर भी नहीं है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि हिमालय की चट्टानें बहुत कठोर नहीं है। जंगल कटने से, अब आपको पता है कि यहाँ पे जंगल, यहाँ पे पेड़ है तो इसके जड़ इसके पत्थरों को, मिट्टी को बांध के रखता है। लेकिन अगर ये पेड़ कट गया तो ये जड़ भी हट जाएगा और ये फिर फ्री हो जाएंगे। ठीक है, तो फ्री हो जाएंगे तो हल्का भी पानी आएगा तो इसको बहा के ले जाएगा। तो ढलानें टूट टूट कर गिरने लगती है और यह अब यहाँ का गंभीर समस्या बन गई है ये हिमालय वाले एरिया का, क्योंकि कब वहाँ से ढलान गिर जाए और कितने लोगों का वहाँ से क्षति हो जाए, नुकसान हो जाए, ये कोई कह नहीं सकता।
ठीक है। बहुत सारे जान माल नुकसान होता है, बहुत सारे मलबे में दब जाते हैं और बहुत दिनों तक तो सड़क पे मलबा जमा रहता है, जिससे आने जाने का व्यवस्था जो है वो मतलब बहुत ही उस पर रुक जाता है, आवागमन रुक जाता है। ठीक है। और कई नदियों में भी मलबा जम जाता है, जिससे बहुत बाढ़ वगैरह भी आ जाते हैं, झीलें बनने लगती है। ठीक है। अस्थायी झीलें होती हैं, क्योंकि मलबा जब हटाया जाता है तो पानी वहाँ से हट जाता है। तो इस तरीके से इसका जो हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे भूस्खलन हो रहा है एक गंभीर समस्या है हमारे लिए। ठीक है। अब हम पूर्वी हिमालय के बारे में देखते हैं। अभी तक तो हम बस देख रहे थे उत्तराखंड तक, कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड के बारे में देखे थे। अब पूर्वी हिमालय, जैसा कि यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश आप देख सकते हो, इधर आप देख सकते हो, फिर मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, असम, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हो। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। पूर्वी हिमालय के बारे में देखते हैं। तो पूर्वी हिमालय के राज्यों में कई कबीले जैसे नागा, मिजो, बोडो, मिसमी, मोनपा और तराओ रहते हैं। इस तरीके से कबीले यहाँ पे रहते हैं। इन कबीलों का नाम याद रखना, एक कभी भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। कबीलों के नाम पूछे जाते हैं कि पूर्वी हिमालय में कौन कौन से कबीले यहाँ पे रहते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम देखें तो ये हमारे बस्तियां हैं और इस तरीके से घर बनाए जाते हैं। जैसा आप देख सकते हो, ये लकड़ी के घर हैं, क्योंकि यहाँ पे भूकंप वगैरह आते रहते हैं तो ये घर गिर जाते हैं, इसलिए ज़्यादा यहाँ पे पैसा नहीं लगाया जाता है। लकड़ी के ही घर बनाए जाते हैं ताकि ये अगर नुकसान भी हो तो ज़्यादा नुकसान ना हो। ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको अगर पढ़ोगे तो जो मैं आपको बताया वो चीज़ आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा। अब खेत बनाने, तो खेत कैसे बनाया जाता है, ये अगर हमारे पहाड़ी इलाका है तो सबसे पहले तो क्या करना हो, प्रोसेस में यहाँ पे समझा देता हूँ, आप उसको पढ़ोगे तो यही चीज़ मिलेगा। सबसे पहले जो यहाँ पे जंगल है उसको जलाया जाता है। जंगल जलाते हैं जिससे ये साफ़ हो जाता है। अगर यहाँ पे बात करें जो राख बचता है जलाने के बाद, उससे ये उपजाऊ भूमि बन जाता है। अब इस भूमि में छोटे छोटे, जैसा कि ये ढलान है तो छोटा छोटा यहाँ पे खेत बनाया जाता है, फिर इसमें खेती की जाती है और सब कोई एक ही में मिल के खेती करते हैं। ऐसा पर्सनली कोई किसी का खेत नहीं होता। ठीक है। सब आपस में मिलजुल के एक ही बार खेती करते हैं। तो यही प्रोसेस है खेत बनाने का। सबसे पहले क्या करते हैं, जंगल को साफ करते हैं और ये बेसिकली झूम खेती कहलाता है, जिसमें ज़्यादा सालों तक नहीं किया जाता है। एक स्थान पर मुश्किल से 1-2 साल तक ही करते हैं और उसके बाद फिर वो स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तब तक यहाँ पेड़ उगते रहता है और दूसरे जगह पे इन लोग पेड़ काटने लगते हैं। तो इसी को बोलते हैं झूम खेती। और झूम खेती की समस्याएं क्या है, तो अब आपको पता है कि झूम खेती एक स्थान पे 1-2 साल करते हैं, तो ऐसे अगर आगे बढ़ते रहें तो झूम खेती के कारण पूरा जंगल नष्ट हो जाएगा। क्योंकि पेड़ काटने में तो मुश्किल से 1 घंटे ही भी नहीं लगते होंगे, लेकिन एक पेड़ को उगने में, पौधे को पेड़ बनने में लगभग 10 से 20 साल अच्छे से लग जाता है, वो ज़्यादा भी लग जाता है किसी पेड़ को। तो इस तरीके से झूम खेती की समस्याएं भी है। लकड़ी की मांग बढ़ रही है, व्यापार के लिए जंगल तेजी से कटने लगे हैं, जिससे जंगल कम हो रहे हैं। ठीक है। अब आबादी भी बढ़ रही है तो जंगल कटने से थोड़ा सा तो नुकसान होगा, इसलिए झूम खेती अब बंद कर दिया गया। पहले हम झूम खेती करते थे। अब उत्तर पूर्वी राज्यों में आदिवासी लोगों का विकास कैसे हुआ, तो इसके लिए चलिए, भारत के पूर्वी हिमालय में ऐसा कानून बना है, भारत का जो पूर्वी हिमालय है, ठीक है, उसमें ऐसा एक कानून बना है कि बाहर का कोई व्यक्ति सरकार की अनुमति के बिना वहाँ जा भी नहीं सकता। ज़मीन आदि खरीदने की बात तो दूर भी है। मतलब कि कोई ऐसा रीज़न है जहाँ पे सरकार ने ये नियम बना दिया है कि सरकार से बिना पूछे कोई भी इंसान उस एरिया में जा नहीं सकता। अब कोई वहाँ पे जाएगा नहीं। अब वहाँ पे आदिवासी ही केवल हैं, अगर वहाँ पे कबीले ही केवल हैं तो वही रहेंगे, तो वहाँ पे वही खेती करेंगे, वही विकसित होंगे। ठीक है। तो जब कोई बाहर से आदमी जाएगा नहीं तो वहाँ के लोगों को ही फ़ायदा मिलेगा। तो इस तरीके से वहाँ आदिवासी लोगों का विकास हुआ है। अब हम देखते हैं चाय के बागान। तो चाय अपने देश के शहरों में ही नहीं, गाँव-गाँव में भी पी जाती है। इसमें से अधिकतर चाय पूर्वी हिमालय से आती है। पूर्वी हिमालय जो है वहाँ पे चाय की खेती अच्छे से होती है, चाय का बागान वहाँ पे होता है। चाय के पौधे की कई पत्तियों को तोड़कर इन्हें मशीनों से मसल कर काटा और सुखाया जाता है। चाय असम की प्राकृतिक व्यवसायी फसल है। मतलब ये असम में बहुत सारा चाय का खेती की जाती है। चाय का बागान आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो, इसके पत्तियों को तोड़कर सुखा के मशीन से काटा जाता है छोटा छोटा, और फिर इसको यहाँ पे बेचा जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से आज हमारा हिमालय वाला सेशन कंप्लीट होता है। हिमालय का पूरा जो टॉपिक था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसका हम चलिए कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आगे का करेंगे। तो इसमें से कौन से राज्यों का कोई भी हिस्सा हिमालय पर्वत में नहीं पड़ता है,
तो मैंने आपको बता दूं कि पंजाब भी पड़ता है, उत्तर प्रदेश भी पड़ता है, सिक्किम भी पड़ता है, हरियाणा भी पड़ता है। तो मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जिसका एक भी हिस्सा हिमालय पर्वत में नहीं मिलता। हिमालय से बहने वाली नदियों में साल भर पानी क्यों रहती है? तो इसका अगर हम देखें तो मैंने आपको बताया था, पहले दिन से ही हम पढ़ रहे हैं कि हिमालय में हिमनद होती है, ठीक है, हिम की वर्षा होती है। अब जब वहाँ पे बर्फ़ है और वहाँ पे बहुत सारे बर्फ़ है तो वही पिघल पिघल कर बहते रहेंगे साल भर। तो इस तरीके से जो भी हिमालय से निकलने वाली नदियाँ होती है उसमें साल भर पानी रहता है, यही कारण है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि हिमालय के पशुपालक गर्मी की ऋतु में पहाड़ों के ऊपर क्यों चले जाते हैं? तो पहाड़ों पे इसलिए चले जाते हैं क्योंकि गर्मी के दिनों में वहाँ का जो बर्फ़ होता है वो पिघल जाता है और बर्फ़ पिघलने के कारण वहाँ पे घास उगती है और इसलिए ये ऊपर जाते हैं ताकि उनको घास भी मिले। और गर्मी आपको पता ही है कि जैसे ही हम ऊपर जाते हैं तो गर्मी कम पड़ती है, तो इसको गर्मी से भी बचने के लिए ऊपर में जाते हैं ये सब अपने पशुओं के साथ, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन भी हमारे इस तरीके से लिख लोगे, पहाड़ों पर आबादी कम और बिखरी हुई है, इस वाक्य का क्या अर्थ है? अब मैं आपको बताया कि ये हमारा पहाड़ है और जब पहाड़ों पे जगह ही समतल नहीं है तो यहाँ एक जगह लोग तो रहेंगे नहीं, कोई यहाँ रहेगा, कोई यहाँ रहेगा, कोई कुछ दूर पे रहेगा। तो यही कारण है कि पहाड़ों पर जो आबादी है वो बहुत कम है और बिखरी हुई है। पहाड़ी ढलानों पर क्या क्या उगाया जाता है? तो अभी आपने पढ़ा कि यहाँ पे चावल उगाया जाता है, कुछ मटर, कुछ और पौधे भी यहाँ पे उगाए जाते हैं। हिमालय में सड़कों के बनने के कारण वहाँ की खेती और पर्यटन में क्या बदलाव आए हैं? अब यहाँ पे जब सड़क नहीं था तो आने जाने में प्रॉब्लम होता था, तो पर्यटन यहाँ पे आ नहीं पाते थे। जैसे ही यहाँ पे सड़क बना तो अब पर्यटन यहाँ पे घूमने आते हैं और पर्यटन के आने के कारण जैसा हमने अभी देखा कि बहुत सारे लोगों को व्यवसाय मिल पे आया है, बहुत सारे लोग यहाँ पे काम कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से बेरोजगारी दूर हुआ है सड़क बनने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिमालय में किन कारणों से भूस्खलन होता है? तो आपको पता ही है कि हिमालय अभी नवीनतम पर्वत है और नवीनतम पर्वत होने के कारण यहाँ पे जो अभी पेड़ों की कटाई हो रही है, तो पेड़ों की कटाई होने के कारण जो पत्थर है वो पहले पेड़ों के जड़ों से बंधे हुए थे लेकिन अब वो बंधे हुए नहीं है। तो जैसे ही यहाँ पे पानी वगैरह आता है, वर्षा होता है, तो ये सब कट के नीचे भूस्खलन होते रहता है, यही कारण है। पहाड़ी क्षेत्रों में रोजगार के साधन सीमित क्यों हैं? अब पहाड़ी क्षेत्र में सीमित टाइप का ही काम होता है, यहाँ कम लोग रहते हैं, आबादी कम है, एरिया कम है, समतल भूमि नहीं है, तो अब यहाँ पे रोजगार भी तो कम ही होगा ना। जिस तरीके से लोग रहेंगे उसी तरीके से रोजगार भी रहेगा, अगर ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा रोजगार होगा, ठीक है। फिर बोल रहा है कि पूर्वी हिमालय में बहुत घने वन क्यों होते हैं, उन वनों में कौन से पेड़ उगते हैं? तो पूर्वी हिमालय जैसा मैंने आपको बताया मासिन राम का, वहाँ आप जानते हो कि विश्व में सबसे बड़ा पानी अगर वर्षा वहीं होती है, तो जब वर्षा ज़्यादा होती है तो ऑब्वियस सी बात है कि वन भी ज़्यादा होगा। यही कारण है कि पूर्वी हिमालय में वन बहुत घने हैं। पेड़ों की कटाई से लेकर फसल की कटाई तक झूम खेती में क्या क्या होते हैं, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो मैं अभी आपको पाठ में बताया था कि क्या क्या करते हैं। सबसे पहले पेड़ों की सफाई करते हैं, जंगलों की, तो उस जो भी प्रोसेस था उसको आप अच्छे से लिख देना अपने शब्दों में। आजकल झूम खेती करने में क्या कठिनाइयाँ आ रही है, तो ये चीज़ भी हम कवर कर चुके हैं कि झूम खेती इसलिए नहीं हो रही क्योंकि आबादी बढ़ रही है, और जब आबादी बढ़ रही है, जंगल नहीं है, तो लोग कहाँ ही करेंगे। और आपको पता है कि झूम खेती में हम 1-2 साल ही खेती करते हैं, उसके बाद फिर दूसरे जगह पे चल जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे कठिनाइयाँ आ रही है। उत्तर पूर्वी राज्यों के आदिवासी किन कारणों से तेजी से विकास कर रहे हैं? अब वहाँ का सरकार, आपको अभी मैंने बताया कि वहाँ का सरकार का एक नियम है कि कहीं बाहर वाले देश का लोग, बाहर वाले इलाके के आदमी यहाँ पे आ भी नहीं सकता। तो जब यहाँ पे आएगा नहीं तो सारा काम कौन करेगा? सारा काम वहाँ के आदिवासी ही करेंगे, सारा विकास फिर वहाँ के आदिवासियों का ही होगा, सारा जो यहाँ का जो रोजगार है वो आदिवासियों को ही मिलेगा, इसलिए वहाँ के लोग इतना विकसित हैं, ठीक है। तो आज हम इतना कवर किए, हिमालय वाला पूरा पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। कल के सेशन में हम उत्तर का विशाल मैदान, अब हम मैदान के बारे में पढ़ेंगे। और आज हम हमारा पूरा जो हिमालय था वो कंप्लीट हो चुका है। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें, एंड यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके के कंटेंट आपको मिलते रहे, इसलिए आप बेल आइकन भी ऑन कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम उत्तर का विशाल मैदान पढ़ेंगे। तब तक के लिए सी अ गुड डे एंड बाय बाय, थैंक यू।